ये छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्प्लिट एसी लगा हुआ है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो इंडोर के सामने इस तरह से खड़ा होकर के आप कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। आज कंप्लीट डिटेल्स में डीप में इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि स्प्लिट एसी में क्या क्या फॉल्ट आता है जो कि आप यहीं पर इंडोर में देख करके आप पहचान सकते हैं कि इसमें कूलिंग नहीं आ रहा है या फिर क्या फॉल्ट है, आप देख करके यहाँ पर आप पहचान सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला कि इंडोर के पास आप आते हैं तो आप क्या देखते हैं। पहले तो आउटडोर के पास कोई भी नहीं जाता स्प्लिट एसी में, चाहे विंडो एसी हो स्प्लिट एसी हो। सबसे पहले लोग सामने जाते हैं तो क्या देखते हैं, इसी को एक एक करके मैं बताऊंगा ताकि जो भी नए टेक्नीशियन हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए कि आप यहाँ पर जब आते हैं ना तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ब्लोअर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ब्लोअर चल रहा है, इसमें जो डिस्प्ले है उसमें लाइट जल रहा है और उसमें कोई भी एरर नहीं है, ये सब आप देखते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि एरर देखते हैं, कोई एरर नहीं है। स्प्लिट एसी ऑन है, ब्लोअर चल रहा है। उसके बाद ब्लोअर चल रहा है, उसके बाद का प्रोसेस जो होता है आप देखते हैं कि ब्लोअर चल रहा है और कूलिंग मोड पर है तो कूलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कितना आ रहा है। कभी कभी कंप्लेन होता है कि पूरे रूम में कूलिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उसमें अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। क्या रीज़न हो सकते हैं इसमें आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम आकर के देखते हैं कि ब्लोअर चल रहा है तो यहाँ पर देखेंगे कि कूलिंग फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है। आगे हम फॉल्ट की बात करेंगे कि फॉल्ट को कैसे पकड़ते हैं इंडोर के सामने आकर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लोअर हमारा चल रहा है। ध्यान से, कुछ लोग कहते हैं कि बार बार आप रिपीट करते हैं। रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा मेरा वीडियो लॉन्ग होता है लेकिन काफ़ी डीप में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर स्प्लिट एसी चल रहा होता है तो देखेंगे कि कूलिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर कूलिंग नहीं दे रहा है एक तो होता है कि थोड़ा थोड़ा कूलिंग देता है, हल्का हल्का कूलिंग करता है। एक तो होता है कि बिल्कुल भी कूलिंग नहीं करता है। अब एक तो होता है कि ब्लोअर चलता ही नहीं है। एसी तो ऑन हो जाता है लेकिन ब्लोअर नहीं चलता है। कभी कभी E6 का एरर आ जाता है, तो E6 का एरर आता है तो उसका भी क्या फॉल्ट होता है, ब्लोअर नहीं चल रहा होता है। ब्लोअर चल रहा होता है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ब्लोअर चल रहा है मतलब कि इसका मोटर सही है, मोटर में कोई इशू नहीं है। ब्लोअर की स्पीड हम घटा बढ़ा करके देखेंगे, मीडियम पे हाई पर लो पर रख करके देखेंगे कि क्या काम कर रहा है पीसीबी। अगर लो हाई मीडियम हो रहा है तो यानी कि पीसीबी सही काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये तो हो गया ब्लोअर का कि ब्लोअर चल रहा है। कूलिंग अगर कम दे रहा है तो हम आउटडोर में जा करके देखेंगे, तो ये बाद में हम बात करेंगे क्योंकि हम सिर्फ अभी इंडोर के बारे में हम बात करेंगे। तो ब्लोअर चल रहा है, कूलिंग नहीं दे रहा है, कूलिंग बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, यानी कि हो सकता है कंप्रेसर ना चल रहा हो। तो कंप्रेसर ना चल रहा हो तो इसको कैसे चेक करेंगे कि कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है तो क्या फॉल्ट है, कंप्रेसर में फॉल्ट है या फिर इंडोर में फॉल्ट। हो सकता है कि इंडोर में ही फॉल्ट हो सकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि इंडोर ही जो है उसे आउटडोर को चलाता है। इंडोर का पीसीबी जो होता है ना, पीसीबी ही चलाता है आउटडोर को। तो आउटडोर के पीसीबी में आउटपुट हम सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ पर जब हम खोलते हैं ना ये पैनल को, फ्रंट वाला पैनल जो है उसे हम खोलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आउटपुट सप्लाई के लिए न्यूट्रल लाइन जो है CVCF करके लिखा होता है। को किसी में अलग अलग वो वर्ड में लिखा होता है, SVT जो भी हो, तो अलग अलग एसी में लिखा होता है। तो यहाँ पर VCF अगर लिखा है तो हम कंप्रेसर कमांड लाइन को चेक करेंगे कि क्या आउटपुट सप्लाई दे रहा है। अगर आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है मतलब पीसीबी में खराबी है, इंडोर के पीसीबी में खराबी है कि आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है। अगर आउटपुट सप्लाई दे रहा है तो हमें क्या चेक करना है, आउटपुट सप्लाई अगर दे दिया है
इंडोर पीसीबी यानी कि इंडोर का पीसीबी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, आउटपुट सप्लाई दे दिया है। तो हम आउटडोर में जाकर के चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? आउटडोर में जो इनपुट होता है ना, इनपुट में कनेक्टर लगा होता है, तो वहाँ पर कनेक्टर पर हम जैसे यहाँ पर न्यूट्रल लाइन सप्लाई चेक करते हैं कि आउटपुट सप्लाई दे रहा है, उसी तरह से बिल्कुल हम आउटडोर में जाकर के इनपुट जहाँ पे होता है ना, वहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर कमांड लाइन का सप्लाई यहाँ तक आ रहा है। अगर आ रहा है मतलब कि जो हमारा कम्युनिकेशन वायर है ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि कम्युनिकेशन वायर में कहीं कटा फिटा है, उसको चेक करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ तक आउटडोर सप्लाई पहुँच रहा है आउटडोर तक, तो हमें जो कनेक्टर है वहाँ से आगे सप्लाई चेक करने की ज़रूरत है, यानी कि कनेक्टर तक तो सप्लाई आ गया है। तो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको फाल्ट को फाइंड आउट करना है ना। तो आपको वहाँ पर क्या है ना कि वहाँ तक सप्लाई पहुँच रहा है, तो आउटडोर जो होता है ना, जो कनेक्टर होता है, कनेक्टर से आगे सप्लाई हम चेक करेंगे। कनेक्टर के आगे क्या होता है? कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर के आगे कंप्रेसर के टर्मिनल तक वायर जाता है, तो वहाँ पर हमें सप्लाई चेक करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर अगर सप्लाई टर्मिनल तक पहुँच रहा है 220 का करंट, फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कंप्रेसर में खराबी है। उससे पहले आपको कैपेसिटर चेक कर लेना है कि कैपेसिटर वीक तो नहीं है। कैपेसिटर वीक नहीं है, नया कैपेसिटर आपने डाल के देख लिया फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कंप्रेसर ख़राब है। अगर 220 का करंट पहुँच रहा है वहाँ तक तो हमें कंप्रेसर चेक करने की ज़रूरत है। कंप्रेसर कैसे चेक किया जाता है? बॉडी अर्थ होता है, कभी कभी जो हीटअप होकर के जो कॉमन का सप्लाई होता है, कॉमन का टर्मिनल होता है, वो सप्लाई छोड़ देता है, तो चेक करने का तरीका अलग होता है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो यहाँ पर आउटडोर तक हम कंप्रेसर तक पहुँच गए, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो कंप्रेसर तक हमने इनडोर से लेकर के आउटडोर तक हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं इंडोर में और क्या हो सकता है कि कभी कभी एयर कम देता है या फिर रुक रुक के एयर आता है ना। कभी कभी रुक रुक के एयर आता है, तो वहाँ पर क्या फॉल्ट हो सकता है? अगर रुक रुक के एयर आ रहा है तो हमें क्या क्या चेक करने की ज़रूरत है? यहाँ पर हाथ लगाएंगे ऐसे ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि हवा कभी कभी जैसे रुख बदलता है, ऐसे कभी कभी इधर से फेंक रहा है, कभी इधर से फेंक रहा है, कभी रुक रुक के लहरा के हवा आ रहा है, तो हमें दो ही चीज़ चेक करना होता है उस समय। एक तो ब्लोअर के सारे फिन्स, जो पतले पतले फिन्स होते हैं ना ब्लोअर में, ब्लोअर ऐसे मोटा होता है, उसमें पतले पतले फिन्स लगे होते हैं, तो फिन्स कभी कभी पत्तियां लगी होती हैं, वो पत्तियां टूट जाती हैं। अब पत्तियां अगर टूट जाती हैं तो ऐसे एयर का है ना, कभी लहरा के आएगा, कभी हवा इधर से फेंकेगा, इधर से नहीं फेंकेगा, बीच में से फेंकेगा, इधर से नहीं फेंकेगा, तो उसमें से थोड़ा सा लहर का साउंड जैसे आता है, हवा का एयर का जैसे रुख बदलता है ना, वैसे साउंड आता है उसमें से। तो ब्लोअर को हम चेक करेंगे। अगर ब्लोअर के सारे फिन्स सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, तो ब्लोअर कभी कभी होता है इतना ज़्यादा डस्टी हो जाता है ना कि वहाँ से एयर ना तो खींच पाता है ना तो फेंक पाता है, क्योंकि वही फिन्स जो ब्लोअर के फिन्स होते हैं ना, वही एयर रूम का एयर खींचता है और वही फेंक देता है। रूम का एयर खींचता है और फेंक देता है। तो अब ये रूम का एयर कैसे खींचता है, कैसे फेंकता है, कैसे कूलिंग हो जाता है रूम का एयर, बाहर से एयर कोई भी नहीं आता है, तो इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में अगर बताने लग जाऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो ब्लोअर के अगर गंदा है, डस्टी है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है, तो एयर ना तो खींच पाता है ना तो फेंक पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक तो हवा नहीं खींच रहा है ना तो फेंक रहा है, तो रूम में कूलिंग नहीं होगा। उसके साथ में क्या होता है कि जो कूलिंग कॉइल है ना, कूलिंग कॉइल सामने जो फ्रंट साइड में कूलिंग कॉइल होता है, इसे मैं कभी खोल के दिखाऊंगा। अभी मैं सीढ़ी नहीं लाया हूँ, तो सीढ़ी न लाने की वजह से मैं खोल के नहीं दिखा सकता। तो वहाँ पर क्या होता है कि आइस जमता है कूलिंग कॉइल के ऊपर। अगर आइस जम रहा है तो आइस जमने के भी अलग अलग रीजन होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी डीप में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आ रहा है तो हमें क्या क्या चेक करना होता है? एक तो होता है कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम होता है, रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर होता है, रेफ्रिजरेंट कम होता है। अगर गैस कम है सिस्टम में तो कूलिंग कॉइल पे आइस आता है। अगर ब्लोअर हवा खींच नहीं रहा है, ब्लोअर यानी कि बहुत ज़्यादा डस्टी है, तो उसके वजह से भी आइस आता है
कूलिंग कॉइल के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है कूलिंग कॉइल, एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा है, तो उसके वजह से भी आइस आता है। तो इसको आपको चेक करना होता है। इंडोर में कभी भी आते हैं चेक करने के लिए तो हमें ब्लोअर चेक करना है, कूलिंग कॉइल चेक करना है, एयर फिल्टर चेक करना है, और जो ब्लोअर की स्पीड है उसे चेक करना होता है। ये इंडोर का पूरा काम होता है। और इंडोर में पीसीबी से आउटपुट सप्लाई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये चेक करके फिर हमें आउटडोर के पास जाना होता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया कि कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जमता है अगर ब्लोअर स्लो चल रहा है, या फिर फिन्स उसके जो पत्तियाँ हैं टूटी हुई हैं, या फिर जो एयर फिल्टर है गंदा है, या फिर कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इसके वजह से जो है ना कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आता है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इंडोर में। इंडोर में बस ये, और बाकी जो फिर ये फ्लैप होता है ना, फ्लैप, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है। कभी कभी आप यहाँ पर आके देखते हैं तो उसमें चरचराहट की आवाज़ आती है। जब फ्लैप चल रहा होता है ऐसे ऐसे करके, तो इसमें से चरचराहट की आवाज़ आती है। ये कहाँ से आता है? तो इसमें एक तरफ मोटर लगा होता है जो ये स्विंग मोटर होता है, और एक तरफ एक दूसरा मोटर जैसा नहीं होता, वो दूसरा ये बस उस खांचे में बैठा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी वो जाम हो जाता है। जाम होने की वजह से या तो उसमें बहुत कुछ थोड़ा डस्टी हो जाता है, उसकी वजह से ये चरचराहट का आवाज़ आता है। या तो कभी कभी होता है कि फिर ये जो फ्लैप है ना, ये ऐसे चलते चलते नीचे गिर जाता है, फिर चलते चलते नीचे गिर जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये मोटर में जो लगा होता है ना शाफ्ट, उस शाफ्ट का होल जो होता है बड़ा हो जाता है। बड़ा होने की वजह से ऐसा होता है, तो उसे आप पेपर से फिक्स कर सकते हैं, या तो नया फ्लैप से मार्केट से ख़रीद के आप लगा सकते हैं। ये तो होता है, ये हो गया इंडोर का काम। इंडोर में इतना सा होता है। अगर शायद कुछ पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ, अगर नहीं बता पाए तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। ये तो हो गया इंडोर की बात। अब हमें इंडोर में इतना सा चेक करना है, हमें पता चल जाएगा कि फ़ाल्ट क्या है। अब फॉल्ट के बारे में शायद मैं कुछ पॉइंट मिस कर गया हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ उसको भी। कूलिंग आप देखते हैं कि कूलिंग नहीं आ रहा है, या तो डिस्प्ले में एरर है, E4 E1 E3 P1 P2 जो भी हो एरर है। तो एरर को कोई भी गाइड देखने की ज़रूरत नहीं है। गाइड मैनुअल गाइड होता है ना, देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेक्नीशियन है तो मैनुअल गाइड देखने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, आउटडोर में कंप्रेसर होता है। अगर इन्वर्टर एसी की बात करें तो इन्वर्टर एसी में भी आउटडोर में कंप्रेसर होता है, फैन मोटर होता है आउटडोर का, और एक पीसीबी लगा होता है। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी है ना, उसमें क्या होता है कि आउटडोर में एक कैपेसिटर लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, फैन मोटर लगा होता है, इतना सा होता है। तो अगर मानिए कि इसमें E4 का एरर आ रहा है, तो E4 का एरर आ रहा है, इंडोर में हमने चेक कर लिया पूरा। अगर देखिए E4 का एरर आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि सेंसर ही ख़राब है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होता है कि सेंसर ही ख़राब है। अगर कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा कूलिंग कॉइल गंदा है, एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा है, तो उसके वजह से भी एरर आ जाएगा, E4 का एरर आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंसर ही ख़राब है। सेंसर का प्रॉब्लम होता है। ये सेंसर का प्रॉब्लम कैसे होता है कि रूम की कूलिंग को जो कंज्यूम करता है ना, अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, उसकी वजह से सेंस करके वो बताता है पीसीबी को कि हाँ रूम में कूलिंग हो गया है। ये सेंसर का काम होता है। अगर सेंसर बहुत ज़्यादा डस्टी है, उसके ऊपर एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा है, तो सेंस कैसे करेगा? एयर को खींच ही नहीं पाएगा, और जो सेंसर के ऊपर ठंडा पहुंचना चाहिए वो ठंडा नहीं पहुंच पाएगा। तो जो सेंस कहाँ से करेगा? इसके वजह से अगर कभी एयर फिल्टर भी गंदा होता है तो उसके वजह से भी एरर आता है E4 का। अगर ब्लोअर नहीं चल रहा है तो E6 का एरर आता है। अगर मानिए कि आउटडोर में कंप्रेसर नहीं चल रहा है, हीटअप होकर के अगर ट्रिप हो गया है, तो उसकी वजह से भी एरर आता है E4 का। अगर गैस कम है तो उसकी वजह से भी कंप्रेसर ओवर हीट होकर बंद होता है, तो उसका भी एरर होता है E4 का। तो कभी भी एरर आता है तो इंडोर में आप चेक कर लें चला करके थोड़ी देर, क्योंकि कभी भी एरर आता है तो जब आप रीसेट कर देते हैं, कभी भी एरर को हटाने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डीप में वीडियो मिल जाएगा प्रैक्टिकल, वहाँ से जा करके देख लीजिए कि एरर को कैसे हटाते हैं। थोड़ा सा इसमें बता दूं कि कभी भी एरर आता है तो एरर को हटाने के लिए हमें MCB से बंद करना होता है एसी को 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद फिर ऑन करते हैं तो एरर ख़त्म हो जाता है। कितनी देर के लिए? जब तक आप प्रॉब्लम को जो इशू है उसमें फिक्स ना कर दें, है ना। तो आप रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद इंडोर में चेक कर लें कि ब्लोअर सही चल रहा है, गंदा तो नहीं है फिल्टर, और कूलिंग कॉइल सही है, ब्लोअर की स्पीड सही है, तो सीधा आप आउटडोर में चले जाएं कि कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है तो उसे चेक करें। अगर हीटअप होकर बंद हुआ है तो उसे ठंडा करके देखें कि कैपेसिटर वीक है या फिर कैपिलरी चोक है, किसकी वजह से कंप्रेसर ओवर हीट हुआ है। तो इसमें रीज़न ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि कैपेसिटर वीक होता है जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवर हीट होता है। आउटडोर का फैन मोटर नहीं चल रहा होता है जिसकी वजह से कैपेसिटर जो कि कंप्रेसर ओवर हीट होता है कैपेसिटर वीक होने के, और या फिर आउटडोर का फैन मोटर स्लो चल रहा है, या फिर कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं चल रहा होता है आउटडोर का फैन मोटर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटडोर की हीटिंग है कंडेंसर की उसे बाहर नहीं निकाल पाता है। तो जब बाहर नहीं निकाल पाएगा तो सारी हीटिंग कंप्रेसर के ऊपर जाएगा, लोड पड़ेगा कंप्रेसर के ऊपर, तो कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाता है ना। ये समझ में आ गया। तो अभी क्या है कि आउटडोर में इतना सा देखना होता है कंप्रेसर चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो कौन से रीजन की वजह से नहीं चल रहा है, ये हो गया। अब आउटडोर का फैन मोटर नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि कैपेसिटर वीक हो उसकी वजह से नहीं चल रहा है, या फिर उसका क्या होता है कि उसका जो बेरिंग होता है कभी कभी जाम हो जाता है। बेरिंग जाम होने की वजह से कभी स्लो चलता है तो कभी बिल्कुल भी नहीं चलता है। ऐसा भी बेरिंग जाम हो जाता है कि बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो वहाँ पर भी आपको बेरिंग चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो मोटर का इशू आप फिक्स कर सकते हैं, कंप्रेसर का इशू आप फिक्स कर सकते हैं। तो आउटडोर में और कुछ है ही क्या। अगर आउटडोर में बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा डस्टी है, तो उसे देख लें कि आप सर्विस करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर सर्विस करने की ज़रूरत हो तो आप इंडोर को आउटडोर को दोनों को आप क्लीन करें। अब देखिए यहाँ पर आउटडोर इंडोर कोई ज़रूरी नहीं होता है कि बाहर निकाल करके ही क्लीन किया जाए, लेकिन कुछ यूजर ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं नहीं हमारा आउटडोर इंडोर दोनों अलग अलग करके क्लीन किया जाए। क्लीन करने का मतलब ये होता है कि सिर्फ कंडेंसर क्लीन होना चाहिए, एयर रुकावट नहीं होना चाहिए। जो एयर पास होता है पीछे से सामने की तरफ एयर पास होता है वह एयर पास होना चाहिए, यानी कि कहीं भी रुकावट नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए बिल्कुल। इंडोर का कूलिंग कॉइल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अब पूरी बॉडी धोने का मतलब ये होता है, कभी कभी होता है कि स्मेल आता है। तो स्मेल क्यों आता है, क्योंकि कूलिंग कॉइल के पीछे की साइड में और इस साइड में बैक साइड में और अप साइड में नीचे की साइड में कभी कभी होता है डस्टी बहुत पुराना जमा होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कभी कभी स्मेल अगर आ रहा है इंडोर से आउटडोर से स्मेल आ रहा है तो समझ जाइए कि एसी बहुत ज़्यादा गंदा है। अगर स्मेल आ रहा है तो समझ जाइए कि आपको निकाल करके एक एक करके आपको अच्छे से वॉश करने की ज़रूरत है। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह गया, कुछ पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नया टॉपिक के साथ।